तो कैसे हैं आप लोग। आज इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की लेक्चर नंबर 3 में हम आज बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। इसके पहले भी हमने 2 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हमने फोर्स को इन डिटेल डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप कृपया उसको वॉच करके यहाँ पे आइए, तभी आपको लॉज ऑफ मोशन समझ में आएगा। हालांकि ये मतलब अलग कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देख लीजिए। ऐसा मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख के आ सकते हैं। फोर्स का पूरा वीडियो देख लीजिए। बाकी यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो देखते हैं ज़रा। इसमें हम लोग आज हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन में। इसमें हम देखेंगे, पहली चीज़ जो देखेंगे वो रहेगी, नज़र एकदम स्क्रीन पे, यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे देखिए। इसमें पहली चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पहले देख लेते हैं कि न्यूटन भैया ने इसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया था। न्यूटन के पहले एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसको भी देखेंगे आज। उसके बाद इसमें देखेंगे न्यूटन चाचा का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे। और इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया देखेंगे, टाइप ऑफ इनर्शिया देखेंगे। इनर्शिया इन डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो में पूरे। तो यहाँ पे देखेंगे इनर्शिया, इनर्शिया। उसके बाद में देखेंगे हम टाइप ऑफ इनर्शिया, कितने टाइप की इनर्शिया होती है। 3 टाइप की इनर्शिया होती है। सारा डिस्कशन इसमें होगा, टोटल सभी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए। मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ वैसे रिकमेंड कर रहा हूँ ये कि आप एक बेहतरीन नोट बना रहे होंगे यहाँ से। अदरवाइज़ हम नोट का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। अगर कोई आलसी बच्चा है जो ऐसे ही लेटे लेटे लेक्चर देख रहा है तो वो नोट कैसे लिखेगा, उसके लिए भी हम जुगाड़ कर रहे हैं। बार बार आपको वीडियो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें पहले कंट्रीब्यूशन रहता है, जो पहला कंट्रीब्यूशन रहता है लॉज ऑफ मोशन में वो देखते हैं हम पहले। तो इसमें पहला कंट्रीब्यूशन रहता है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। हालांकि नाम भी बोलने में मुझे ज़रा सा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, एक सेकंड देख लेते हैं। स्पेलिंग सही है, गैलीलियो गैलीली। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है, जिस भी पोजीशन में हो, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहाँ पे, तो वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिस स्टेट में पहले थी। मीन्स मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बॉल पहले से ही मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। कब तक मूव करेगी? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। अब ये तो हम धीरे धीरे फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समझिएगा आप, गैलीलियो गैलीली ने पहले ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई बॉल मूव करते हुए जा रही है तो वो तब तक मूव करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग के उसको रोक ना दे। मैंने क्या बोला? बात एकदम ढांसू तरीके से भेजे में घुसनी चाहिए। मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि इफ़ एनी बॉल इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट डजंट स्टॉप टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बॉल अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है। मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ऐसे ऐसे बॉल मूव कर रही है, तो वो ऐसे ऐसे ही मूव करेगी, रुकेगी नहीं। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग ना जाए। अब बात यहाँ पे एक थोड़ी समझते हैं कि गैलीलियो ने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर प्रोवाइड ना किया जाए। या फिर इफ़, दूसरी भाषा इसी को बोलते हैं। गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में बना रहेगा। यही हमारे गैलीलियो भैया ने बात बोली थी। यही एक साइंटिस्ट हैं, यही पहले साइंटिस्ट यही हैं जिन्होंने ये बात ऑब्जर्व की थी। इसके बाद हमारे आए थे न्यूटन चाचा। यहाँ पे लिखते हैं, जो हमने बोला उस बात को लिखते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इसको लिखते हैं, अच्छे से लिखिएगा। इन्होंने बोला था गैलीलियो, हाँ ये तो नहीं बोला था गैलीलियो, हम बोलते हैं गैलीलियो फर्स्ट ऑफ ऑल said that when no external force
applied on object then the object being in a state of इनिशियल कंडीशन। गैलीलियो ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो वो ऑब्जेक्ट जैसी पहले सिचुएशन थी वैसे ही रहेगी। अब सिचुएशन पहले रेस्ट की भी हो सकती थी और मोशन की भी हो सकती थी। अब भाई साहब एक्सटर्नल जब फोर्स नहीं है तो ना ही एक्सेलरेशन होगा कोई, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं होगा। यही बात बोली थी गैलीलियो भैया ने। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा समझिएगा बात को कि इसको लिख लीजिए पहले, फटाफट से इसको नोट कीजिए जल्दी से, मैं हट गया। ठीक है, देखते हैं इनकी प्रिडिक्ट की हुई सिचुएशन को लेके देखते हैं ज़रा सा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, जब वहाँ पे कोई भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंजिंग ना हो तब क्या होता है। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, गैलीलियो के अकॉर्डिंग क्या था वो समझते हैं हम। देखिएगा गैलीलियो के अकॉर्डिंग कि मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है, बॉल मान लिया हमने, ये बॉल है, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है नीचे, हाँ देखिए t=0 की सिचुएशन है, कोई बॉल है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमको। ये क्या है, बॉल है, t=0 पे हम देख रहे हैं। आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं इसके पास कोई वेलोसिटी है इस टाइम पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी में डायरेक्शन स्पीड ये सब चेंजिंग नहीं हो रही तो उसको स्पीड ही बोलेंगे हम। तो ये देखते हैं t टाइम पे भी ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट। ये थोड़ा सा वेलोसिटी शब्द अब ज़्यादा एडवांस लगता है इसलिए इसको लिखते हैं बार बार। आप समझिएगा कि स्पीड ही है यहाँ पे, कोई दूसरा चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये भी क्या है, यही बॉल इनिशियल वाली। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, ये था हमारे गैलीलियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग था, इमेजिनरी सिचुएशन थी, जिस हिसाब से गैलीलियो ने अपना स्टेटमेंट दिया था उस हिसाब से ये एक इमेजिनरी सिचुएशन थी कि ऐसा होगा। ये कैसी सिचुएशन थी, इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है। लेकिन रियल में एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, एक्चुअल में ये हुआ कि t=0 पे बॉल थी, यही सेम बॉल, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन हम बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा बात को, मेरी बात तो एकदम ढांसू तरीके से मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा एकदम कि t=0 पे ये बॉल ऐसी थी, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे देखा गया t पे ये बॉल का साइज़ क्यों चेंज हो जा रहा है, ऐसे ही रहो भैया, फिर भी कम हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे बड़े समझदार हैं आजकल, जो नहीं समझते वो भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब। यहाँ पे देखिए बॉल है t पे, अभी भी ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऐसा नहीं है, अब ये रुक जाएगा बॉल, t टाइम पे ये बॉल स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे अब v=0, वेलोसिटी को v से नोट करते हैं, v=0 हो गया। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी v मान लेते हैं, ओके। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी जो कंडीशन थी देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ये देखा गया ये प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन, इसको प्रैक्टिकल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आ जाता है फ्रिक्शन, जो कि पूरे मोशन की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। फ्रिक्शन क्या करता है, जब भी कोई मोशन हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। बॉल बोल रही है मैं आगे जाऊँगी, फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा रुक जाओ तुम वहीं पे,
मैं तुमको रोक के रहूँगा। अगर देखिए ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको इसे समझते हैं, ये 2 हाथ है मेरा, ठीक है। ये वाला हाथ देखिए ऊपर वाला, ये वाला हाथ, ये वाला जो मैं हिला रहा हूँ, ये वाला हाथ इस वाले हाथ के ऊपर है, ऐसे दोनों हाथ हैं। ये हाथ को मैं आगे जब भेज रहा हूँ तो ये दूसरा वाला हाथ बोल रहा है कि तुम आगे मत जाओ, मैं तुमको अपनी ही सिचुएशन में रखूँगा। तो ये मेरा हाथ, ये वाला हाथ इस फर्स्ट हैंड पे फोर्स लगा रहा है। किधर लगा रहा है? अगर ये आगे मूव करेगा तो पीछे लगाएगा, ये पीछे मूव करेगा तो आगे लगाएगा। मतलब कि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, मैंने ये नहीं बोला, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब मोशन को हम देखते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम जब इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। किसी के रिस्पेक्ट में किसी और के मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे हम ही लोग देखते हैं ना कि कोई बच्चा है जो बहुत तेज़ है, कोई स्टूडेंट है जो क्लास में बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत मार्क्स आते हैं उसके, अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, 99% मार्क्स आते हैं हमेशा। कोई है जिसके 40% मार्क्स आते हैं, तो हम बोलते हैं कि उस 99% वाले के रिस्पेक्ट में तुम्हारा कितना मार्क्स है, तो वो बोलेगा मेरा तो बड़ा कम आया है। तो वो सिचुएशन अलग है, उसको छोड़िए आप। बस ये समझिए कि रिलेटिव मतलब कि दो ऑब्जेक्ट होगा, किसी के रेस्पेक्ट में किसी और चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा होगा, बस यही बात है। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, T टाइम पे ये रुक गया। क्यों रुक गया? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं, नोट अच्छा बने इसलिए, बाकी समझ में तो आ गया। तो इसको हटाते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं हट गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए इसको हटाते हैं। अब थोड़ा सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, FOF, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लिखते हैं, फोर्स ऑफ FOF, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। लिखते हैं द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको यहाँ पे बना के भी देख लेते हैं। चलिए ये रहा ग्राउंड, ये अपना है ग्राउंड, ये अपनी है बॉल। बॉल उधर मूव कर रही है, तो ये ग्राउंड जो है इस बॉल पे किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बॉल पे इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगा। T=0 पे ये कंडीशन है, T टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं v है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई 0, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब न्यूटन ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया मोशन में, उसको समझते हैं। हालांकि न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट लॉ पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद इंडस्ट्री पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं। अब न्यूटन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है फोर्स लॉज ऑफ मोशन में, उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 1 मिनट है, गिर गया नीचे। चलिए इसको हटा ली, हेडिंग लगाइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम, हिंदी में, इंग्लिश में समझते हैं इसको, अंग्रेजी भाषा वाले हैं हम लोग, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन चाचा बड़े बुद्धिमान आदमी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गैलीलियो थे उनके आइडियाज़ को ढंग से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में इन्होंने अपना 3 लॉ दिया, उसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के लॉ जितने भी, मतलब जो भी गैलीलियो ने बोला था मोशन के अकॉर्डिंग, मतलब मोशन को लेके जो भी बोला था,
न्यूटन ने उसको पूरा ढंग से एकदम रियलाइज़ किया, आइडियाज़ को स्टडी किया उनके, फिर अपना 3 ठोला ठोक दिया। बस यही है डिमांड सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा सप्लाई। ये बिजनेस की बातें हैं। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, जिस चीज़ की डिमांड रहेगी उसी चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी ना, डिमांड नहीं है तो फिर सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये सारा चीज़ हम लिख देते हैं। देखिए, जो आलसी बच्चा हो उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि वेट करें थोड़ा दिन, नहीं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप नोट खुद से बनाइए, तुरंत बनाइए वीडियो देखते टाइम ही। जो नहीं बना पा रहा है उसके लिए हम जुगाड़ करेंगे, टेंशन ना लीजिए, कुछ ही दिनों में जुगाड़ कर लेंगे। इस चैप्टर के एंड होते होते हम जुगाड़ कर लेंगे। न्यूटन्स स्टडीज द आइडियाज ऑफ गैलीलियो Newton studied the ideas of Galileo and gave his 3 laws of motion. These laws of motion are called Newton's law of motion. Newton's laws of न्यूटन के गति के नियम यही हैं तीनों। इन्होंने स्टडी किया गैलीलियो के आइडियाज़ को, फिर उसके बाद 3 ठो लॉ अपना ठोक दिया। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था न्यूटन का, वो देखते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग करते हैं थोड़ा सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते टाइम। यहाँ पे देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला न्यूटन का नियम। पहला नियम क्या था कि अ बॉडी व्हेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ बीइंग इन ए स्टेट ऑफ मोशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक रेस्ट में रहेगा या तब तक मोशन कर रहा रहेगा कांस्टेंट स्पीड से इन ए स्ट्रेट लाइन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग ना जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, लिखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट an object being in a state of rest or state of or moving with constant velocity in a straight line until any external force acts on them. Until any external force act on them, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट उसी भी पोजीशन में रहेगा हमेशा। ये बात हमको क्लियरली एकदम दिमाग में बिठानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको छाप लीजिए आप फटाक से, जल्दी छापिए, मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, इसको इरेज करना है। चलिए इसको हटाते हैं हम। देखिए, यहाँ से हम एक चीज़ और डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम एक चीज़ ये डिफाइन करेंगे कि फोर्स की डेफिनेशन हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ सिमिलर ही डेफिनेशन होती है, इसलिए हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्स की डेफिनेशन जो होती है वो ये है कि लिख दे रहे हैं बताने से अच्छा, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या है कि फोर्स भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टेट में है, मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, या फिर मूव कर रहा ऑब्जेक्ट है तो उसको और तेज़ी से मूव करा सकता है या फिर रोक भी सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स इज दैट पुश और पुल, force is that push or pull which changes or tend to change its state of rest or state of uniform motion in a straight line। ओके, तो फोर्स क्या है? फोर्स वही चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर, तो वो चेंज कर सकता है या फिर टेंड टू चेंज लाने की कोशिश कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब इनर्शिया होता क्या, उसको ज़रा देखते हैं। इनर्शिया के 3 लॉ हैं, उसके बाद में इस पूरे लॉज को पढ़ने के बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो थोड़ी देर और पेशेंस बना के रखिए। यहाँ पे देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। तो हेडिंग लगाइए इनर्शिया। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं इनर्शिया। तो यहाँ पे लिखते हैं इनर्शिया। देखिए इनर्शिया होता क्या है, ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है और ये सबके अंदर होती है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सबके अंदर होती है। हर उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है जिसका मास होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सबके पास होती है। ठीक है, तो इनर्शिया होती क्या है उसको समझते हैं ज़रा सा। कि कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए वो मूव करना चाहता है सडनली, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रुकना चाहता है, तो इनर्शिया हमेशा अपने चेंज को अपोज करता है। बात समझ आई कि नहीं? जैसे ये मार्कर है, इसको मैं ज़बरदस्ती मूव करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती क्या, थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा मूव कर जाएगा, ऐसा क्या है इसमें? थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये मार्कर है, मैं इसको मूव करा रहा हूँ। ओके, दिख रहा है आपको? मूव करा रहा हूँ इसको। तो इस मार्कर के पास में इसका कुछ मास है, मास तो है ही भाई, इसका कुछ मास है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास मास रहेगा तो इसके पास एक खास एबिलिटी है, ये अपने मोशन को अपोज कर सकता है, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया देखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि ये अपने मोशन को अपोज कर सकता है। मतलब ये हमेशा अपने चेंज को अपोज करेगा। अगर स्टेट ऑफ इसकी क्या है, रेस्ट है, तो ये मोशन में आएगा तो अपोज करेगा। अगर मोशन में है तो रेस्ट में आएगा तब अपोज करेगा। तो ये हमेशा चेंज को अपने अंदर अपोज करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ द property of body, which opposes its change which opposes its change in state। यही इनर्शिया होती है। इनर्शिया मेजर कैसे होती है? मास से मेजर होती है। मतलब इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इट इज देखते हैं इसको, इट इज मेजर्ड बाई मास। मतलब हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। जितना हैवी मास रहेगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया। अब भाई एक बड़ा सा पत्थर है, उसका ज़्यादा मास होगा, उसको ढकेलना बहुत हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा? क्योंकि उसका जो इनर्शिया है, उसकी जो एबिलिटी है, फंडामेंटल एबिलिटी है, जो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है पोस्ट करना इनर्शिया के कारण, तो वो अगर आप उसको ढकेलेंगे तो जल्दी आगे नहीं जाएगा। वो एक छोटा सा पत्थर है, रखा हुआ है, हाथ से मारा निकल लिया वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मास किससे ज़्यादा था?
बड़े वाले पत्थर का, तो इसलिए उसमें अपोज करने की इनर्शिया उसका बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसको हम आगे नहीं धकेल पाए। ये चीज़ है, तो इसको नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप की होती है? तो इनर्शिया 3 टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप की इनर्शिया होती है। पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन उसको डिफाइन करेंगे, फिर आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पहले को देखते हैं, पहले हेडिंग लगाइए सभी लोग, टाइप ऑफ इनर्शिया। इसमें पहली हेडिंग लगाएंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहली हेडिंग क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसको समझते हैं क्या है कि देखिए बात वही है, एकदम सिंपल सी बात है। एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, मान लीजिए कि आप एक बस के छत पे खड़े हैं, वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे थे मान लीजिए किसी मोर्चे में गए हैं आप, तो वहाँ पे प्रचार करना है, या फिर कोई भी सौखनी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए। बस ये सोचिए कि या तो आप ट्रेन या बस के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, या फिर गाड़ी के छत के ऊपर बैठे हैं, खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं मान लेते हैं। एक कंडीशन इमेजिन करते हैं कि आप, एक बस है उसके ऊपर खड़े हैं। आप सोचिए, गाड़ी है, बस है, कुछ भी है, इमेजिन कीजिए कि गाड़ी रुकी हुई है, अचानक से गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, अचानक से गाड़ी ने स्टार्ट किया चलना। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी, बस मोशन में आई, आपका पैर भी मोशन में आया, बस मोशन में आई, उसके साथ आपका पैर अटैच था, वो भी मोशन में आया, लेकिन आपकी जो ऊपर वाली बॉडी थी, ऊपर वाली बॉडी, ये मोशन में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपकी बॉडी चेंज को अपोज कर रही है, मोशन को अपोज कर रही है, तो आप वहीं पे पीछे गिर जाएंगे, ठीक है। ये सबको फील किया होगा सबने कि अगर आप बस के अंदर बैठे हैं, बस अचानक से चलना स्टार्ट कर रही है, तो आप लोग पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों जाते हैं पीछे की तरफ? क्योंकि इनर्शिया काम करता है ना बॉडी के अंदर, पैर तो अटैच है, पैर आगे चला जाता है, लेकिन ऊपर की बॉडी तो नहीं अटैच है बस से, तो वो वहीं पर रहने का अपोज करती है, इसलिए पैर आगे जाता है, बॉडी हमारी पीछे आती है। बस यही एक रीज़न है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इसको लिखिए, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, it is the inability of body to resist in change in state of rest. It is the inability of body to resist in change in state of rest. इसको नोट कीजिए फटाक से, एकदम भन्नाट तरीके से नोट कीजिए। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इटसेल्फ, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट बाई इटसेल्फ, अपने से ही वो अपोज करती है चेंज का। तो यहाँ पे सुंदर सा फिगर बनाते हैं एक, देखिए थोड़ा सा अगर डायग्राम गड़बड़ बने तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ में आई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, डायग्राम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए वैसे, फिर भी हम अपने तरीके से पूरा कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये रहा टायर इसका, एक सेकेंड, इसका भी ये वाला भी टायर बनाते हैं टायर तो अच्छा बना है भाई साहब। चलिए इसको देखते हैं और कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, कुछ हद तक ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बनाते हैं, सिंबल, ये हमारी गाड़ी का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे एक ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं, इनको ही बनाते हैं ज़रा सा, ये ड्राइव कर रहे हैं बस को, और यहाँ पे कोई बंदा हमारा है स्टाइलिश वाला, ये रहा, ये बहुत ही खतरनाक बंदा है ये वाला। अब देखिए बस स्टार्ट सडनली, ठीक है, ये इधर मूव करेगा बैकवर्ड, जैसे ही ये बस आगे
जाना मूव करेगी तो ऊपर का इंसान पीछे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसके पैर तो अटैच हैं इस बस से, जो मोशन में आ जाएंगे बस के साथ साथ, लेकिन ऊपर वाली बॉडी अटैच नहीं है, इसलिए ये पीछे गिर जाएगा। क्योंकि हर एक बॉडी के पास प्रॉपर्टी है वो अपोज कर सकती है अपनी चेंजिंग स्टेट का। चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन समझते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको हटाते हैं, ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको नहीं हटा रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें से कुछ करेक्शन करना है। ये रहा। अब दूसरी कंडीशन आप लोग इमेजिन किए क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मोशन की बात है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उसको अचानक से रोकेंगे तो उसको अपोज करेगा। यहाँ पे लिखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपोज करने की। किस चीज़ की अपोज करने की? मोशन की। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में आएगा, उसको अपोज करने की हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। यहाँ पे देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इट्स state of motion by itself, the inability of body to resist its state of motion by itself is called inertia of motion। यहाँ पे कंडीशन इमेजिन करते हैं ये वाली, ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, मतलब ये पूरी बस पहले से ही मूव कर रही है, इसके ऊपर का खड़ा बंदा भी पहले से ही मूव कर रहा है। अब जैसे ये बस स्टॉप सडनली, जैसे ही ये बस रुकेगी इसके पैर भी साथ साथ रुक जाएंगे, लेकिन इसकी बॉडी, ऊपर वाली बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये बंदा कैसे गिरेगा? ऐसे नीचे गिरेगा, फॉरवर्ड, फॉलिंग फॉरवर्ड। क्योंकि क्या हुआ कि पैर तो बस के साथ साथ रुक गए, लेकिन ऊपर वाली बॉडी रजिस्ट कर रही है चेंज का अपने, इसको क्यों रोके भैया, हमको चलना ही है, तो ये आगे की तरफ गिर जाएगी। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ डिफाइन करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इस पूरे को नोट कीजिए फटाफट। आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि व्हेन अ बस और अ ट्रेन स्टॉप सडनली, अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हम देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है। आराम से रुके रहिए, बस कंप्लीट होने ही वाला है, टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि अगर मान लेते हैं कि मार्कर से दिखाते हैं आपको। चलिए ये देखिए, ये मार्कर है, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। देखिए मार्कर ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, नज़र एकदम मार्कर पे होनी चाहिए। मार्कर ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। अगर मैं मार्कर को ऐसे घुमाता हूँ इधर, मार्कर को मैं ऐसे घुमाता हूँ इधर, तो अगर देखिए मार्कर की डायरेक्शन मैंने चेंज की तो ये अपने डायरेक्शन के चेंज होने का अपोज करेगा हमेशा। तो ये किधर फोर्स लगाना चाहिए अपने आप को, इस साइड, ताकि ये वापस से उस डायरेक्शन में अलाइन हो सके। मतलब इधर से ऐसे मुड़ रहा था तो ये फोर्स लगाएगा इधर। जैसे आप फील किए होंगे कि जब आप किसी भी गाड़ी में, बस में, कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ में जाते हैं, बैठ के जाते हैं, तो अगर गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, गाड़ी इधर से जाते जाते सडनली ऐसे टर्न ले रही है, तो आप बाहर की तरफ भागते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? अरे बात समझ आ रही भाई, एकदम अच्छे से बात समझ में आनी चाहिए कि हम ऐसे जा रहे हैं गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी खूब स्पीड से चल रही है, गाड़ी ने ऐसे मारा टर्न, गाड़ी ने जैसे ही टर्न मारा ऐसे, तो हम उसके अंदर बैठे रहेंगे तो वो हम पे फोर्स किधर लगेगा? बाहर की तरफ। मतलब कि हम फोर्स लगेगा, हमको फील होगा कि हम आउटवर्ड भाग रहे हैं। यही होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो हमेशा अपोज करेगा चेंज का, डायरेक्शन के चेंज का अपोज करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी to resist its change
टू रेजिस्ट इट्स चेंज ऑफ डायरेक्शन बाई इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब वही एग्जांपल नोट कर लीजिए आप लोग कि अ पर्सन सिटिंग इन द कार व्हेन इट कर्व सडनली, देन पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार फीलिंग फोर्स आउटवर्ड, मतलब वो पर्सन को फील होगा कि हम पे फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इंक पिला देते हैं। चलिए एग्जांपल नोट करवा दें हम। पहले डेफिनेशन नोट कीजिए अच्छे से, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल नोट करा देते हैं। एग्जांपल इसका ये है कि अ पर्सन सिटिंग इन कार, कार में बिठाते हैं, बस बहुत हो गई। अ पर्सन सिटिंग इन कार round to curve, a person sitting in car round to curve suddenly, then person sitting inside thrown आउटवर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सेंटेंस का ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप उसमें मैटर ना कीजिएगा। आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के प्रयास कीजिएगा। ये जो आपको नोट मिल रहा है ये बहुत ही स्टैंडर्ड नोट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नोट है ये। कॉन्सेप्ट पूरे आपको दिए जा रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और इसके बाद में इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकली एक वीडियो आएगा वन शॉट में, मे बी वो 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन उसमें अच्छे अच्छे रहेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। ये भी वीडियो हमारा जो है ये भी अच्छा ही है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा बना है। बाकी यहाँ पे इस जो हमारा एम था हमने उसको कंप्लीट कर दिया, इस वीडियो का पूरा हमने पढ़ा दिया है आपको। अब आपकी बारी है, ये हमारा काम तो हो गया, अब ये देखना आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को कैसा लाइक करते हैं, आप कैसे समझते हैं इस वीडियो को, किस हिसाब से लेते हैं इस वीडियो को, आप पे है ये सब। तो आप पढ़िएगा अच्छे से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। इसकी वीडियो अगले वीडियो में हम एंड कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर एंड हो जाएगा।